हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम में हमने 3 टाइप के नर्वस सिस्टम लिखे होंगे। एक होगा सीएनएस, दूसरा कौन सा पीएनएस, और आखिरी जो था वो था एएनएस। ठीक। नर्वस सिस्टम में हमने एक पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हम पढ़ ही रहे थे। दूसरा हमें पीएनएस और क्या पढ़ना था, एएनएस। ठीक। अगर आपको याद हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे मेन नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं। एक हिस्सा किसका है, ब्रेन का, और एक किसका है, स्पाइनल का। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने ब्रेन के बारे में बात कर ली है। आज हम बात किसके बारे में कर लेते हैं, स्पाइनल के बारे में। और स्पाइनल के बाद पीएनएस और कौन सा, एएनएस। लेट्स स्टार्ट, चालू करिए, हेडिंग करिए। हिंदी वाले लिखेंगे मेरु रज्जु, तो है। इंग्लिश वाले लिखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। क्या लिखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु हिंदी में। एक कोशिश करो ना, हिंदी वाले भी लिख लो, लिखा ही है वो लिख लो, क्या दिक्कत है। स्पाइनल कॉर्ड क्लियर है, बोर्ड साइड देखिए, समझिए स्पाइनल कॉर्ड क्या है। अगर हम एक मैप के हिसाब से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये मान लो ब्रेन का है, कुछ ऐसा। ठीक। और ब्रेन का एक ऐसा एक्सटेंशन होता है पूंछ के जैसा, ऐसे पीछे की ओर निकला होता है इस टाइप से। और ये वाला हिस्सा पूरा हमारा कहाँ जाता है, बैकबोन के अंदर जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप इस वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं, ब्रेन, तो ये जो है ये इसका एक्सटेंशन है, ये इसका विस्तार है। और इसी एक्सटेंशन को क्या बोला जाता है, स्पाइनल कहा जाता है। तो पहली लाइन लिखो फर्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। यह मस्तिष्क का ही, यह मस्तिष्क का ही एक निकला हुआ भाग है। एक्सटेंशन का मतलब कोई भी चीज जिससे निकली हुई होती, ठीक ना। जैसे ब्रांचेस एक्सटेंशन होती है किसका, स्टेम का। और जो सब ब्रांचेस होती हैं वो एक्सटेंशन किसकी होती है, ब्रांचेस का। ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही ब्रांच का जो एक्सटेंशन है वो क्या कहलाता है, स्पाइनल कहलाता है। बस ध्यान ये रखिएगा कि ये एक तरह से ब्रेन ही है। बस अंतर ये है समझो कि ब्रेन के पास सोचने समझने की एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है। इसके पास सोचने और समझने की एबिलिटी नहीं, ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखता है। लेकिन है ये किसका भाग, ब्रेन का भाग। दूसरी लाइन लिखो, स्पाइनल इज ऑल्सो नोन एज, ये स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह मानव शरीर का, यह मानव शरीर का दूसरा मस्तिष्क कहलाता है, सेकेंड ब्रेन कहलाता है, सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब अगर कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है तो बता देना सर इसके पास एबिलिटी ऑफ थिंकिंग है, एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, स्टोरेज मेमोरी का इसके पास ऑप्शन है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो जब इसके पास ऐसा कुछ है नहीं तो कोई ना कोई काम तो होगा ही, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका कोई काम ना हो। और जिसका काम नहीं होता वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके फंक्शन लिख, स्पाइनल कॉर्ड के काम क्या है। तो स्पाइनल का जो काम है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। ये क्या कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या कंट्रोल करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अभी घबराना नहीं, अभी समझेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। बस ध्यान रखिएगा, ये टर्म याद रखना कि जहां भी ये रिफ्लेक्स एक्शन जैसा वर्ड अगर सुनने में आ जाए ना, तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना किसका काम है, स्पाइनल का काम है। अब हम ये समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है। ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई भी काम झटके से करते हैं, कैसा करते हैं, झटके से, झटके से
या तो हाथ या तो पैर को खींचना। सडनली हम हाथ या पैर को कहां खींचते हैं? पीछे की ओर खींचते हैं। उस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब झटके से हाथ या पैर को पीछे खींच लेना प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। इसका मतलब क्या है समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ह्यूमन हैंड, हमारा जो हाथ है, इन केस किचन में हम गए और किसी गर्म वस्तु पर हमारा हाथ छू गए। वो गैस हो सकती है, गैस का बर्नर हो सकता है, उसका स्टैंड हो सकता है, तवा, कुछ भी हो सकता है। आपको नहीं मालूम था और आपने ऐसे हाथ किया और वो जो गर्म चीज थी वो आपके हाथ में छू गई। आपने झटके से हाथ को क्या किया? पीछे किया। तो ये जो हाथ को झटके से पीछे करने का जो ऑर्डर है, ये ब्रेन से नहीं आया है, ये स्पाइनल कॉर्ड से आया है। कहां से आए? स्पाइनल कॉर्ड का बस काम इतना है कि तुम एक काम करो, हाथ पीछे खींचो, क्योंकि वो चीज सही नहीं है। जैसे ही आपने हाथ पीछे खींचा झटके से, 2 से 3 मिनट के बाद स्पाइनल कॉर्ड ने वो मैसेज कहां ट्रांसफर किया? ब्रेन के पास। जब ब्रेन के पास वो मैसेज गया तो 2 मिनट के बाद आपने देखा कि अरे तो जल गया है। लेकिन ये जलने वाली, ये दर्द वाली जो फीलिंग है ना, ये तब आई जब ये बात कहां गई? ब्रेन के पास गई। अब जरा सोच, अगर स्पाइनल कॉर्ड ही सोचने समझने की क्षमता रखता, तो जैसे ही अपने हाथ पीछे खींचा, तुरंत ही पता चलता कि क्या हो गए आप। लेकिन जब तक वो हेडक्वार्टर के पास नहीं गया, वो मामला तब तक समझ में नहीं आया। कई बार आपने देखा होगा 18 19 20 साल की एज में खून एकदम गर्म होता है बच्चों का, और ठंड के दिनों में अगर अंगीठी ऐसे जल रही है, हाथ ऐसे, फिर ऐसे, कई बार करते हैं ना, देख मैं काट रहा हूं, देखा। उस समय हो सकता है कोई आपका हाथ ऐसे, आप बैठे और कोई आपका हाथ ऐसे पकड़ के किनारे से ऐसे रख दे उसके ऊपर, तो आप झटके से हाथ कहाँ खींचते हो? पीछे खींचते हैं। और हो सकता है 2 4 5 मिनट बाद आपको दिखाई देता है कि आपके हाथ में फफोले पड़ गए, आप जल गए। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो झटके से हाथ और पैर को पीछे खींचने वाला जो सिस्टम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये कंट्रोल करना किसका काम होता है? स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। क्लियर है? तो एक आधा दो लाइन लिख लेंगे इसमें हम। देखो क्या लिखा है इसके कार्य में हमने, ये प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, ठीक ना। आधी लाइन लिख लो इसमें। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब, अभी क्या होगा कि अभी तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे एक आध हफ्ते बाद जब पन्ने पलटाए जाएंगे ना, या एक आध महीने बाद जब ये पन्ने पलटाए जाएंगे, तो प्रत्यावर्ती क्रियाएं आपको याद तो रहेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर क्लास में कुछ समझा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, बस वो याद करने के लिए लिख लो आप। जब हम हाथ पैर को सडनली पीछे करते हैं, खींचते हैं, झटके से हाथ या पैर पीछे करते हैं, ये ध्यान रखना, ये भटके नहीं लिखा हुआ है ना, है ना, भटके वाला नहीं है, ये झा है। झा जो दो तरह से बनाया जाता है, एक तो वो वाला मॉडर्न झरना, झा झरना वाला, और एक झा पहले भी बनता था पुराने स्टाइल से, है ना, ये पुराने स्टाइल वाला ऐसे मान लीजिए। तो क्या लिखा हम, बताओ। जब हम झटके से हाथ या पैर को पीछे खींच रहे होते हैं, तो यह क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आती है। सडनली बैक हैंड और फुट लेग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आता है। क्लियर है? डन, खत्म। ये काम है स्पाइनल कॉर्ड का। तो ध्यान रखिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि स्पाइनल प्राइमरी काम कर देता है कि देख भाई वहां पैर मत रख, पैर पीछे खींच। फिर जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है वो फिर कौन देखेगा? वो ब्रेन देखेगा। बताओ। तो ध्यान रखिए, ये वाला हिस्सा हमारा रह गया था, ये किसमें पढ़ने के लिए? सीएनएस में। और सीएनएस का जो मेन हेडक्वार्टर वाला काम है, ब्रेन वाला जो काम है, वो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ हमारा स्पाइनल का भी हिसाब किताब पूरा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पीएनएस के बारे में। नोट करो, पीएनएस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, पहले आप उसे समझो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
पेरिफेरल का मतलब चारों तरफ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब कोई चीज चारों तरफ हो किसी चीज के तो हम क्या बोल देते हैं, पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, हिंदी में लिखिएगा परिधीय, बोर्ड साइड। इधर देखो सर, बोर्ड साइड। देखो, ये तो आप समझ गए कि ये वाला हिस्सा जो है ये किसका है, ये ब्रेन का है, ये पढ़ चुके हैं। ब्रेन के बाद ये इसी कलर का जो एक्सटेंशन ये पीछे निकला ना, ये पूरा पूंछ जैसा, ये वाला हिस्सा किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक, ये भी हम समझ गए कि भाई ये ब्रेन का ही क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। काम वाम भी हम समझ गए, इसका काम क्या है, क्लियर है। अब आप ढंग से देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में ऐसे कुछ ये वायर जैसी नजर आ रही है, तार जैसी नजर आ रही है, और ये तार जैसी चीजें पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, पूरे शरीर में फैली हुई हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो ये जो पूरे शरीर में जो तार जैसी चीजें फैली हुई हैं ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं, नर्व्स। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। हमारे ब्रेन से, हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं, ब्रेन से कितने जोड़ी, 12 जोड़ी, 12 पेयर ऑफ ब्रेन नर्व्स, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो आधी लेफ्ट साइड और आधी कहां फैली हुई हैं, राइट साइड फैली हुई हैं। इन तंत्रिकाओं के समूह को ही क्या बोला जाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। मैं फिर से बोलता हूं, सुनिएगा। अगर कोई पूछे पीएनएस क्या है, पीएनएस क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, तो आप बताएं कि यह तंत्रिकाओं का समूह है। यह तंत्रिकाओं का क्या है, समूह। इट इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स। अब इसमें कितने टाइप की नर्व्स आती है, तो इसे बताएंगे दो टाइप की नर्व्स आती है। एक आती है ब्रेन नर्व्स और एक आती है स्पाइनल नर्व्स। जो ब्रेन से निकली वो ब्रेन नर्व्स, जो स्पाइनल से निकली वो स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, जिन्हें हम मस्तिष्क तंत्रिकाएं कहते हैं, वैसे इंग्लिश में उन्हें हम क्रैनियल नर्व्स भी कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब कुल 24, जिसमें 12 लेफ्ट साइड और 12 राइट साइड होती है। जो स्पाइनल से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। मेरु रज्जु नाम इसका है, और इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उसे क्या बोलेंगे, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। और ये कितने जोड़ी होती हैं, 31, मतलब 31 दूना 62, जिसमें 31 राइट साइड और 31 किधर होती हैं, लेफ्ट साइड होती है। इन्हीं तंत्रिकाओं का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब इसका काम यही कहीं समझ लो क्या है। जैसे मान लीजिए यहां उंगली में किसी प्रकार का कोई सेंस हुआ, किसी प्रकार की संवेदना हुई, संवेदना मतलब कहीं टच हुआ, कोई कांटा चुभा या कुछ भी, यहां किसी प्रकार की कोई सेंस हुई, तो यहां से ये मैसेज कहां जाएगा, स्पाइनल के पास। कहां जाएगा, स्पाइनल। अगर वो नब्स स्पाइनल की है तो मैसेज कहां जाएगा, स्पाइनल के पास। और कहां ट्रांसफर होगा, ब्रेन के पास। अगर मान लीजिए वो नब्स कहां की है, ब्रेन की है, तो सीधा मैसेज किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास। इसका मतलब पेरीफेरल का जो काम है वो ये है कि ये बॉडी को, ये हमारे शरीर को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब कोई बोले सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैसे कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सीएनएस का पार्ट, किसका पार्ट है वो, सीएनएस। मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम
किसको कनेक्ट करता है? सीएनएस को, मतलब बॉडी को किससे जोड़ता है? ये सीएनएस से जोड़ता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हाँ या ना? देखो जैसे मान लो यहाँ कांटा चुभ गया, हमने कहीं हाथ रखा और कांटा क्या हो गया? चुभ गया। तो हमें मालूम है कि हाथ वाली जो नब्स है वो किससे कनेक्ट है? स्पाइनल से है। हमने पढ़ा स्पाइनल का काम क्या होगा कि वो हाथ को तुरंत पीछे खींचने का क्या देगा? ऑर्डर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जब यहाँ कुछ हुआ तो यहां से मैसेज किसके पास गया? स्पाइनल के पास। स्पाइनल ने रिस्पॉन्ड किया कि हाथ कहां खींचो? पीछे। तो एक तंत्रिका मैसेज लेके जाएगी और दूसरी तंत्रिका जो होगी वो मैसेज को क्या करेगी? डिलीवर्ड करेगी। जो तंत्रिकाएं मैसेज लेके जाती हैं उन्हें बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स। और जो तंत्रिकाएं मैसेज लेके आती हैं उन्हें बोलते हैं मोटर नर्व्स। क्या कहा जाता है? मोटर नर्व्स। भी हम देखेंगे उन्हें। पल्ले पड़ रहा है भाई हम बहनों, लिखा जाए इसे, नोट करो। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? और आधी लाइन और समझ लो लिखने से पहले, क्योंकि ये तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैली हुई हैं और निकलती कहां से है? सेंट्रल से। चारों तरफ अगर कोई चीज फैली हुई है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? पेरीफेरल, परिधीय कहते हैं। परिधि के चारों। पहला पॉइंट लिखो। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, पहले हिंदी वाले लिख लो फिर इंग्लिश वाले। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क तंत्रिकाएं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मस्तिष्क से निकलने वाली मस्तिष्क तंत्रिकाएं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क तंत्रिकाएं, ब्रैकेट में लिखो 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, ब्रैकेट में लिखो 31 जोड़ी, ब्रैकेट बंद करो, के अंतर्गत लिख लिया ना, तंत्रिकाएं आती हैं या परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, जो भी आपको लिखना है लिखो। इंग्लिश में लिखो 12 पेयर ऑफ ब्रेन नर्व्स, 12 पेयर ऑफ ब्रेन नर्व्स and 31 pair of spinal nerves, 31 pair of spinal nerves collectively made peripheral nervous system, collectively made peripheral nervous system। कलेक्टिवली मतलब सामूहिक तौर पर। हम जैसे बोलते हैं ना कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए आपको, सामूहिक जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। कलेक्टिवली मेड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम लिख लिया सभी ने? तो एक क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से, बताइए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कुल कितनी तंत्रिकाएं आती हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कुल कितनी तंत्रिकाएं आती हैं? लगाओ बुद्धि। 12 दूना 24 ब्रेन की और 31 दूना 62 स्पाइनल की, कितनी हो गई? टोटल कितनी आती हैं? 86, 86। 86 में से 43 लेफ्ट साइड और 43 राइट साइड होती है। फंक्शन लिखो, इनका काम क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य है, कार्य एक ही, देखो, शरीर को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसका मुख्य कार्य क्या लिखा आपने? शरीर को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ना, मतलब कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बॉडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये संदेश लाने और ले जाने वाले हैं, इनका सोचना समझना काम ही नहीं। अगर ये वायर, अगर ये तारें स्पाइनल से निकली हैं तो स्पाइनल तक संदेश जाएगा।
अगर ब्रेन से निकली है तो सीधा मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। अब जरा सोच सोच ध्यान दो। जैसे मान लो हमारे स्टमक, हमारे पेट से कोई एक तंत्रिका निकल के अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाए, फिर स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्ट करे? ब्रेन से कनेक्ट करे। तो ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे पेट में क्या हुआ, जठर रस निकला, मैंने पढ़ाया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ जो है गैस्ट्रिक जूस निकला, और जैसे ही गैस्ट्रिक जूस निकला तो यहां से एक तंत्रिका मैसेज सीधे कहां कनेक्ट करती है? ब्रेन से। क्योंकि ये एसेंशियल चीज है, इसमें लेट लतीफा नहीं हो सकता है कि पहले मैसेज स्पाइनल के पास जाए, बाद में मैसेज कहां जाए? ब्रेन के पास जाए। जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं वो सीधा हाई कमान के पास जाते हैं। जैसे डिफेंस से जुड़ी हुई कोई चीज सीधा कहां जा रही है? डिफेंस मिनिस्ट्री जा रही है। लेकिन कोई कपड़ा उद्योग है, कोई इंडस्ट्री की बातें हैं कि भाई अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत होने वाली नहीं। जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर की जो तंत्रिकाएं हैं सीधे किससे कनेक्ट है? वो ब्रेन से कनेक्ट है। कि भाई वहां लेट लतीफी होने का मतलब दिक्कत हो सकती है, इसलिए स्पाइनल के थ्रू मैसेज नहीं जाना चाहिए, सीधा मैसेज कहां जाना चाहिए? ब्रेन के पास। एसेंशियल चीजों के मैसेज डायरेक्ट कहां जा रहे हैं? ब्रेन। और ब्रेन उसे तुरंत क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जो छोटी मोटी चीजें हैं उसका मैसेज पहले कहां जा रहा है? स्पाइनल के पास। स्पाइनल उसे कहां डिलीवर्ड कर रहा है? ब्रेन के पास कर रहा है। ये बिल्कुल एक सिस्टम है। जैसे आपने देखा होगा भारत सरकार में कुछ चीजें भारत सरकार के अंतर्गत होती है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट देखता है। भाई जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति है, भाई पैसा बड़ा मुद्दा है, तो पैसे के मुद्दे को सेंट्रल ने अपने पास रखा कि भाई किसी प्रकार की कोई बात होगी डायरेक्ट हम देखेंगे उसे। डिफेंस का मुद्दा किसने रखा है? सेंट्रल ने रखा है। लेकिन कोई ऐसी चीजें जैसे एग्रीकल्चर है तो भाई वो किसको दिया गया है? स्टेट को। अब स्टेट अगर ना संभाल पाए तो फिर कौन देखेगा? सेंट्रल देखेगा। कुल मिला के कहानी ऐसी। बातें मेरी समझ में आ रही हैं? हाँ या ना? चलें आगे। तो किसकी कहानी होगी बताओ? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की। एक टर्म इंग्लिश वाले और लिख लीजिए, लिखो नोट करके, हिंदी वाले रहने दो। हिंदी वालों के लिए बस मस्तिष्क तंत्रिकाएं, बस वर्ड याद रखिएगा। इंग्लिश वाले लिखो, ब्रेन नर्व्स इज आल्सो नोन एज क्रैनियल नर्व्स। जो ब्रेन नर्व्स होती हैं, जो मस्तिष्क तंत्रिकाएं होती हैं, उन्हें क्रैनियल नर्व्स के नाम से भी जाना जाता है। क्रैनियल नर्व्स भी कहा जाता है। ये टर्म्स अगर कहीं पढ़ना तो भयभीत मत हो जाना कि सर वहां तो हमने ब्रेन नर्व्स पढ़ा था, यहाँ क्रेनियल नर्व्स लिखा हुआ है। तो ब्रेन नर्व्स को ही हम क्या बोल देते हैं? क्रैनियल नर्व्स कह देते हैं। अब लिखो, नर्व्स देयर आर टू टाइप। तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं। तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ तुरंत बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ये तो हमें समझ में ही आ रहा है दो टाइप की होती है, लेकिन ये दो टाइप की वो वाली नहीं है कि ब्रेन नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ये मैसेज को लाने और ले जाने के हिसाब से कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। पहली होती है संदेश लाने वाली तंत्रिकाएं और दूसरी होती है संदेश ले जाने वाली तंत्रिकाएं। इंग्लिश में एक को बोलते हैं सेंसोरी नर्व्स। मैं आपको यहां बताता हूँ, बोथ साइड। बस ये डायग्राम को देख लो, आपको समझ में जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ये भी ब्लर ही। ठीक, चलो एक लास्ट प्रयास करते हैं, कोई मिल जाता तो ठीक, नहीं फिर मैं आपको ऐसे ही लिखवा देता। अरे हाँ भाई ठीक है। जितना मोबाइल में टाइम लगता है उतना इसमें टाइम लग रहा है ना। जब व्हाइट बोर्ड होते थे, मतलब होते तो आज भी हैं व्हाइट बोर्ड, लेकिन व्हाइट बोर्ड में ये सिस्टम होता था कि चलो ठीक है, आ ही नहीं रहा ना। अच्छा ठीक, थैंक यू। चलो ये देखो, इसमें कुछ नहीं, दो टाइप की नब्स।
एक में क्या लिखा हुआ है, सेंसरी नर्व्स, ठीक है ना। ये मैसेज को ले जाती है, कहाँ ले जाती है, बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही जगह ले जा सकती है, या तो स्पाइनल या तो ब्रेन। ये मैसेज को ले जाने वाली नर्व्स है, और वहां से जो कुछ भी डिसीजन आया उसको कौन मैसेज लेके आएगी, मोटर नर्व्स, ठीक है ना। एक एक लाइन में लिख लो इसे। तो एक को क्या लिखेंगे, सेंसरी नर्व्स, जो सेंस कराती, नाम से ही क्लियर, सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स ये क्या करेगी, ये तंत्रिकाएं शरीर से संदेश को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है, ये मैसेज को लेके जाने वाली सेंसरी नर्व्स। और जो मोटर नर्व्स होंगी वो सीधी सी बात, वो जो भी मैसेज होगा उसे उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स तक डिलीवर करेगी, ठीक। मोटर नर्व्स मैसेज लेके आएंगी और ये बॉडी से मैसेज को क्या करती हैं, लेके जाती है, ठीक है। याद रखिएगा इन शब्दों में बस, कि कभी अगर किसी ने मोटर नर्व्स कहा तो ये मत समझना कि इसका मतलब तो कहीं हमने तंत्रिका में पढ़ा ही नहीं, हमने बस इतना पढ़ा कि 12 जोड़ी यहाँ होती, 31 जोड़ी यहाँ होती। क्लियर है सभी को, एक मैसेज को ले जाने वाला और एक मैसेज को लाने वाला। डन, चले आगे। तो ये शब्द हैं जो कभी कभार आपसे पूछ लिया। अब अगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर ले, डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, अगर इनमें हम थोड़ी सी चर्चा कर ले। इक्का दुक्का अगर अपने पास इसका मटेरियल मिल जाए कहीं। अब देखो इसमें बस इसे याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। देखो, जो सेंसरी नर्व्स हैं इनमें कुछ काम काम के जो बेसिक पॉइंट्स, जैसे आपने लास्ट क्लास में जब मैं आपको न्यूरॉन्स पढ़ा रहा था, याद आ रहा है कुछ, डायग्राम याद आ रहा है उसका, हमने उसमें डेंड्राइटिक एक्सॉन लिखा था ना। तो देखो इसमें एक टर्म लिखा है, ये सेंसरी नर्व्स की ओर है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है कि इसमें एक्सॉन कैसा होगा, शॉर्ट होगा, कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। अब जिसने वो न्यूरॉन सेल नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा ये कम पल्ले पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए आपको एक्सॉन पता होना चाहिए कि सर एक्सॉन पूंछ को बोलते थे, ठीक है ना। एक सेल बॉडी थी, सेल बॉडी से पूंछ निकली हुई थी, याद आ रहा है कुछ। तो वो जो पूंछ टाइप का कुछ निकला हुआ था उसका नाम क्या था, एक्सॉन। तो भाई जो सेंसरी नर्व्स है उनके एक्सॉन्स कैसे हैं, शॉर्ट, छोटे हैं। यहाँ एक्सॉन कैसे मिल रहे हैं, बड़े मिल रहे हैं, ठीक है। इस पे और देखा जाए तो कुछ काम की बात, कि इसमें जो डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन पढ़ा था हम, डेंड्राइटिक, जो सभी डेंड्राइटिक मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन। इसमें जो डेंड्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, बड़े होंगे, ठीक है ना। अब बड़े क्यों होंगे सोचो, ये सेंसरी नर्व्स हैं, डेंड्राइटिक में पढ़ा होगा कि ऐसी ब्रांचेस निकली हुई थी, कुछ याद आ रहा है। तो वो जितनी ज्यादा ज्यादा होंगी, जितनी बड़ी होंगी उतनी ज्यादा मैसेज को सेंस करेंगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस आखिरी हिस्से में कुछ छुप गया, तो यहां तक डेंड्राइटिक की पोजीशन कहीं ना कहीं होनी चाहिए, तब जाके मैसेज क्या होगा, रिसीव हो, ठीक। अब एक बार मैसेज अगर रिसीव हो गया यहां से तो फिर वहां तक मैसेज पहुंचाना भी। तो इसमें क्या लिखा है कि इसमें शॉर्ट क्या होंगे, डेंड्रॉन्स, ठीक। बाकी और भी, कि एफरेंट पाथवे, इसको छोड़ दे, काम का वैसे भी नहीं है। तो जनरली एक दो क्वेश्चन हम इसमें से बन जाते हैं कई बार, एक एक टर्म उसमें लिख लो, सेंसरी और मोटर नर्व्स में। सेंसरी नर्व्स में कहानी में क्या लिखेंगे कि इसमें शॉर्ट एक्सॉन्स होता है, एक एक लाइन में आधी आधी लाइन में लिखेंगे। सेंसरी नर्व्स में क्या होंगे, शॉर्ट एक्सॉन। अब ध्यान रखिएगा, छोटा एक्सॉन वो न्यूरॉन्स का डायग्राम आपको इसमें देखना पड़ेगा ना। इसमें क्या लिख लीजिएगा, जो मोटर नर्व्स होती है उसमें जो एक्सॉन होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, बड़ा होगा। तो जरा एक बात सोचो ना, क्योंकि इसके पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक्सॉन की लंबाई ज्यादा क्यों होगी, सोचो, बोथ साइड देखो,
जितना बड़ा एक्सॉन होगा उतनी ज्यादा दूरी पर ज्वाइंट होंगे। हाँ या ना? हमने न्यूरॉन सेल का ज्वाइंट पढ़ा था ना, साइनेप्स, याद आ रहा है? अब जरा सोचो कि तार अगर छोटे छोटे टुकड़ों में जुड़ी होंगी, पहले मैसेज यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बार बार मैसेज आएगा। लेकिन अगर लंबा एक्सॉन है तो फटाफट मैसेज क्या होगा, डिलीवर्ड होगा। अब ऐसे समझो कि जब हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को कहीं ना कहीं काम करना होता है तो उसे तुरंत झटके से हाथ या पैर को कहाँ खींचना होता है, पीछे। तो जिस स्पीड से मैसेज जा रहा है उससे कहीं ज्यादा स्पीड से मैसेज क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अगर जरा सा भी उसमें लेट हुआ तो कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो यहां जो एक्सॉन की लंबाई है वो क्या रखते हैं, बड़ी रखता है। एक और पॉइंट लिख लो उसी, इसमें क्या लिख लो, लॉन्ग डेंड्रॉन, सेंसोरी नब्स में। अब इसमें जो डेंड्रॉन है वो लॉन्ग क्यों होगा, सोचो, क्योंकि इसे किसी भी स्थिति में मैसेज क्या करना है, रिसीव करना है। ज्यादा डेंड्रॉन होंगे तो किसी भी स्थिति में मैसेज क्या हो जाएगा, रिसीव। अब मैं फिर से बोलूंगा, जिन लोगों ने भी न्यूरॉन सेल का डायग्राम लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा होगा उनके लिए एकदम ये अलग ही स्तर की बातें हो रही होंगी कि सर ऐसा कुछ सुना ही नहीं गया है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है दिमाग में आ रहा होगा हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। यहाँ डेंड्रॉन की लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां क्या लिखना है, शॉर्ट, क्योंकि वहां मैसेज डिलीवर करना है। और डिलीवर करने के लिए हमने पढ़ा था कि साइनेप्स में जो मैसेज डिलीवर होता है वो एक्सॉन टू डेंड्राइटिक की ओर होता है। हाँ या ना? बस। और जब कुछ भी याद ना रहे, सब कुछ भूल जाए, तो बस इतना याद रखना कि सेंसोरी नर्व्स जो होती हैं वो मैसेज लेके जाती हैं, और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो मैसेज लेके आती हैं। जो मैसेज लेके आएंगी उनका एक्सॉन बड़ा होगा और डेंड्रॉन की साइज छोटी होगी। जो मैसेज लेके जाती हैं वहां डेंड्रॉन बड़े होंगे और जो एक्सॉन की साइज होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। इतना अगर याद है, वनडे एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आया, ठीक है ना? अब मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स ही बहुत कम पूछे जाते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही क्वेश्चन होता रहता है, वो कहानी अपनी बनती रहे। क्लियर है यहां तक सभी को? तो यहां से पीएनएस का हिसाब किताब हमारा हो गया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हमारा यहां से खत्म। आखिरी में आओ एएनएस। आखिरी में कौन सा, एएनएस, जिसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन भी वीडियो जाता है ना? ऑनलाइन वालों के लिए वो एक एक चर्चित डायलॉग होता है ना कि अगर आपको न्यूरॉन सेल का डायग्राम देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो में जा सकते हैं। ये सर्वाधिक विदित एक डायलॉग मारा जाता है इस मुद्दे पे, ठीक है ना? इससे ऑनलाइन वाले ज्यादा होशियार होते हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में तो नहीं होते। चलिए, आखिरी में कौन सा है, एएनएस। इसका फुल फॉर्म बोलो भाई, क्या है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इधर देखो बोर्ड साइड, पहले तो ये ऑटोनॉमिक समझे हम क्या है। देखो सर, हमारे ब्रेन के किस हिस्से से कौन सा काम हो रहा है ये हम समझ गए। स्पाइनल कौन सा काम कर रहा है हम ये समझ गए। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है ये हम समझ गए। ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है ये हम समझ गए। लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसा नर्वस सिस्टम भी है जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि ये किस जगह से काम हो रहा है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जहां से ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, ऑटोनॉमिक। तो ये ऑटोनॉमिक का मतलब क्या है पहले समझो। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो हमें खुद नहीं मालूम चला कि यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना? और ऐसा हो भी जाता है, बाद में हम सोच रहे होते कि ये मैंने, ये कैसे हो गया, ठीक है ना? अब कैसे है समझो। मैं इसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, 2 मिनट की, समझिए। एक बार एक व्यक्ति जंगल गया। कहाँ गया, जंगल। वो चूंकि नेचर लवर है, प्रकृति प्रेमी है, कहाँ गया वो, जंगल। और जंगल गया, इस बार थोड़ा घने जंगल में चला गया। अब घने जंगल में गया तो पहले तो बहुत मजा आया उस पेड़ पौधा देख के। थोड़े देर के बाद वो ऐसे देख रहा था सामने की ओर कुछ, और जब ऐसे पलटा
इधर देखा तो एक शेर खड़ा, वो भी प्रकृति प्रेमी, शेर भी जंगल देख रहा। अब दोनों प्रकृति प्रेमी की क्या हो गई, मुलाकात। तो ऐसे जब वो व्यक्ति घूमा, सामने क्या है, शेर। मैं बात बाघ की नहीं कर रहा हूं, है ना, लॉयन की बात कर रहा हूं, है ना, जंगल का राजा, है ना, किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो सामने कौन खड़ा है, शेर खड़ा है। अब जैसे ही इस व्यक्ति ने शेर को देखा, तो बताओ अब व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, अब जो करेगा वो शेर करेगा, ऐसे व्यक्ति का तो हो गया, अब जो करेगा वो कौन करेगा, शेर। तो जैसे ही शेर को उस व्यक्ति ने देखा, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता है, वो शेर से लड़ तो सकता नहीं, क्योंकि उसे मालूम नहीं जीतेगा नहीं। तो उसने शेर को देखने के बाद एक भयानक वाली दौड़ लगाई। वो उतना तेज कभी नहीं दौड़ा अपने जीवन में, बट फास्टेस्ट ऑफ द लाइफ, वो आप उसके जीवन की सबसे क्या है, तेज दौड़ है। और जब वो दौड़ रहा है ना, इतना तेज, क्योंकि एफिशिएंसी के हिसाब से हम सब जानते हैं कि व्यक्ति शेर से बचने के लिए सबसे तेज दौड़ेगा, वो उसके जीवन की सबसे फास्टेस्ट रेस होगी, और वो लास्टेस्ट भी होगी। क्योंकि वो कितना भी तेज दौड़ ले, वो शेर से तेज तो दौड़ नहीं सकता है। तो फास्टेस्ट एंड लास्टेस्ट ऐसे मान लीजिए। लेकिन जब वो दौड़ रहा था तेज, तो उसके पैर में पत्थर लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, झाड़ियां लग रही हैं, कहीं दर्द ही नहीं हो रहा उसे। मेरी बात समझ रहे हो। अब ये हमारे शरीर में कौन करवा रहा है, ये पता ही नहीं चला आज तक। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, ऑटोनॉमिक। ये ऑटो पायलट मोड में है बॉडी आपकी। कई बार देखो ना, फ्लाइट्स में लोग बोल देते हैं ऑटो पायलट चल रही है, मतलब इंजन में ऑटो पायलट मोड कर दिया, विमान आपका चल रहा है, पायलट उधर बाहर चिप्स उप्स खा रहा है खड़े होके। यात्री पूछ रहे हैं कि भाई प्लेन कौन चला रहा है, तो बोले प्लेन ऑटो पायलट मोड में है, मतलब कोई चला रहा है कि नहीं चला रहा है, बोले नहीं कोई नहीं चला रहा है, मतलब कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना उसे। हमारी बॉडी में ही ऐसे ऑटो पायलट मोड जो होता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, एएनएस। अब ध्यान रखिए, हल्का हल्का तो समझ में आ रहा होगा किसका मतलब, हाँ वो शेर वाला थोड़ा हिसाब किताब ठीक है इसमें। अब आप देखिए, ये जो एएनएस है, जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, या जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, या ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है हमारे शरीर का है, ये दो तरह की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। कितने तरह की क्रियाओं को, दो तरह की। इसमें से एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक, क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक। एक को बोलते हैं अनुकंपी, क्या बोलते हैं, अनुकंपी। और एक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, हिंदी में कहते हैं परानुकंपी, क्या बोलते हैं, परानुकंपी। जब हमने शेर को देखा, हम घबराए, तो घबराने के बाद जो हमारे शरीर में होगा, आंखें बड़ी हो गई, हार्ट बीट तेज हो गई, बीपी बढ़ गया, पसीना आना चालू हो गया, शरीर का कांपना शुरू हो गया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, ये जितना भी हो रहा है ये सब सिंपैथेटिक में आता है। किसमें आता है, सिंपैथेटिक। आप तेज भागे हैं, बहुत तेज भागे हैं, और संयोग से बच गए आप, दौड़ते दौड़ते किसी खाई में गिर गए आप, और शेर ने देखा कि हटाओ, कौन मारे इसको, जाने दो, छोड़ो। और जब आप खाई में गिरे, आधे घंटे बैठे रहे, थोड़े समय के बाद आपकी सारी वो चीजें क्या हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। जो बढ़ी हुई हार्ट बीट है वो क्या हो गई, कम हो गई। जो आपकी एक्सपेंड आइस थी वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। थोड़े समय के बाद आप खुद ही सोच रहे हो कि मैं यहाँ कैसे आ गया, खाई में कैसे आ गया। थोड़े समय पहले तो मैं दौड़ रहा था, शेर कहाँ चला गया। फिर आपको याद आ रहा है कि यहाँ छिल गया, यहाँ छिल गया, इधर उधर। ये हमारे साथ एक्सीडेंट के केस में भी होता है। कई बार देखा होगा, एकदम हीरो बने जा रहे हैं, एकदम भाए 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 गाड़ी चला रहे हैं, और बीच चौराहे में मुंह केबल, और जब उस समय इस बात की दिक्कत नहीं होती कि गिर गए, दिक्कत इस बात की होती पब्लिक प्लेस में गिर गए, और चार लोग देख रहे हैं, तो अपन ऐसे खड़े, अरे स्टाइल है हमारी उतरने की, यही स्टाइल है, ऐसे खड़े। कई बार हो जाता है। और अगर ये केस लड़कों के साथ है और साथ में अगल बगल लड़कियां हैं, तब तो और भयंकर माहौल है। फिर आप देखेंगे थोड़े समय, उस समय जब आप खड़े हो गए, सब बढ़िया लगा, कुछ नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे बाद कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ कुछ माहौल बन रहा है उस समय। वो जो सिस्टम है हम उसे क्या बोलते हैं, एएनएस। और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इसको इज्जत नहीं दी जा सकती है, ठीक है। इस टॉपिक नोट कर लिखिए, ऑटोनॉमस एएनएस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, स्वायत्त। लिखिए,
यह सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक अनुकंपी और परानुकंपी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? बोलो भाइयों। सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? अनुकंपी और परानुकंपी। देखो इस पे ये दोनों लिखा हुआ है, से अगर हम समझ जाए। हाँ भाई एक तरफ क्या लिखा है? पैरासिम्पैथेटिक, है ना? पैरासिम्पैथेटिक ये नर्व्स के बारे में बताया उसने, और एक कौन सा है? सिंपैथेटिक नर्व्स। आपको बस इतना समझना कि अनुकंपी क्रियाएं वे सारी क्रियाएं, सिंपैथेटिक को हिंदी में अनुकंपी कहते हैं, वे सारी क्रियाएं जो हम घबराने के बाद कर रहे होते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल लिखो, जैसे किसमें लिख लो पहले एग्जाम्पल, पहले क्या लिखा? अनुकंपी लिखा है ना, अनुकंपी में लिख लो। जैसे सिंपैथेटिक में ये इधर लिखा, अनुकंपी में क्या लिख लीजिए? जैसे आंखों का फैल जाना, एक्सपेंडिंग ऑफ आईज, एक्सपेंड कर जाना। कई बार आंखें फटी की फटी रह गई, तो काहे फटी रह गई भाई? कुछ ऐसा देख लिया आपने, है ना, जो नहीं देखना चाहिए, है ना? या फिर कुछ खतरनाक देख लिया आपने, है ना? तो सिंपैथेटिक, हक्का बक्का रह गया आदमी। सब हिंदी के मुहावरे हैं सभी, साइंस से जोड़ो, सब सिंपैथेटिक मुहावरे हैं, है ना? तो दूसरा लिखो, हार्ट बीट का तेज हो जाना, हृदय गति का बढ़ जाना, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, बीपी बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। बीपी भी बढ़ जाता है कई बार, है ना? ठीक। उसके अलावा लिख, नेक्स्ट, शरीर का कांपने लग जाना, कंपन होना, वाइब्रेशन होना बॉडी में। ठीक। उत्तेजना, एक्साइटमेंट, हालांकि अब शेर को देख के क्या उत्तेजना आएगी, लेकिन भागने वाली उत्तेजना तो आ ही सकती है ना? वही फास्टेस्ट एंड लास्टेस्ट, याद रखना है। तो ये सब कौन सा है? ये सिंपैथेटिक नहीं, आप समझ पाओ, ये नहीं समझ में। कई बार अपन गुस्से में होते हैं ना, जब ज्यादा गुस्से में लड़ाई हो रही है, वो भयंकर आदमी गुस्से में 5 को कूट दिया अपन, 5 को मारने का आधे घंटे फील करा, बोले 5 को मार, आज तक यहाँ एक को ना मारा। लेकिन वो लड़ाई कैसी थी? किसी ने आपके माँ बाप के बारे में कुछ बोल दिया, और एक एकदम खतरनाक हो गए, परशुराम अवतार हो गए आप उस थोड़े समय के लिए आ गए, और भड़ा भड़ मारना चालू कर दिया। और आधे घंटे बाद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी एनर्जी आई तो आई कहां से अंदर? कोई ना कोई एनर्जी उसे कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना? और कोई ना कोई पार्ट तो ऐसा है जो बॉडी में उस हिस्से को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? पैरासिम्पैथेटिक मुद्दा लिख लो, जस्ट परानुकंपी में जस्ट उल्टा क्या लिखोगे बताओ? आंखों का फैलना, यहाँ क्या लिखोगे? आंखों का सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ने का, मतलब ये नहीं होता कि एकदम सिकुड़ के, मतलब रिलैक्स होना, कुल मिला के बात ही हो रही है। और क्या लिखो दूसरे नंबर में? क्या लिखोगे बताओ? हृदय गति का क्या हो जाना? कम हो जाना। अभी तो हार्ट बीट बढ़ गई थी, 1 मिनट में 100 के ऊपर निकल गई थी, अब बैलेंस हो गई, रिलैक्स हो गए। तीसरे नंबर में क्या लिखोगे भाई? बीपी का नियंत्रित हो जाना। अभी बीपी बढ़ गया था, अभी 150/90 हो गया था, अब 120/80 हो गया, है ना? मैंने आपको बढ़ाया था ब्लड के टॉपिक में, जब हाई बीपी होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। 150/90 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था मैंने? और जो लो बीपी होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। 100/60, सिस्टोल रेट कितना होता है? 100, और डायसिस्टोल रेट कितना होता है? 60 होता है। लेकिन हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे बीपी कम हो जाना, नहीं, बीपी कम नहीं होगा, बढ़ा था, अब वो क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। अगला क्या? अब ये नहीं लिखना कि कांपना बंद हो जाना, बंद हो ही जाएगा, उसमें क्या है, ठीक ना? अभी कप रहा था शरीर, अब क्या हो गया? बंद हो गया। उसके बाद क्या लिखा आपने? ठीक ना? उत्तेजित हो गया था तो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, लिख लीजिए।
बॉडी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो अगर भूलने लग जाए ना तो ऐसे रखना कि जब हमने शेर को देखा तो जो जो होगा वो अनुकंपी है। वो क्या है, अनुकंपी, सिंपैथेटिक है वो। और जब हम भाग जाएंगे, बच जाएंगे, छिप जाएंगे, वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। अब आप ऐसे समझो, मैं इसका एक जेन्युइन एग्जांपल आपको देता हूँ। तो खैर नेटवर्क में सब एग्जाम, सब रिजल्ट आ जाते हैं आजकल, मोबाइल में आदमी देख लेता है। लेकिन 11वीं 12वीं के समय देखो, जब एक कैफे में कंप्यूटर में आता था रिजल्ट, सारे उस दिन का इंतजार करते थे, जाके खड़े हो जाते थे। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कभी? कभी नहीं, कि मोबाइल में ही सिस्टम रहा है कि ना। हमारे टाइम में होता था भाई, 2007 में मेरी 12th हुई थी, 2007 में 12वीं हुई थी। तो मुद्दा ये था कि उस समय रिजल्ट कैसे आते थे कि भाई गांव में एक ही कैफे है या किसी एक के यहाँ कंप्यूटर है। अब उसमें पता चलता था कि आज 12 बजे 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आता था। तो अब सारे गांव के जितने बच्चे सब जाके लग खड़े हो गए वहां। और एक वो कैफे वाला जो भाई साहब गांव का ही है, तो चूंकि सबको जानता है वो, ये तिवारी जी का लड़का है, ये मिश्रा जी का लड़का है, ये फलाने का, ये ढिकाने का, तो वहां बेइज्जती का डर भी रहता था। और चूंकि साथ में पिताजी भी हैं, कि डालो रविंद्र, डालो नंबर, डालो भैया का 22,213, डाल दिया गया। अब वो कर्जर ऐसे, तो जो कर्जर घूम रहा था ना, सारा सिंपैथेटिक होता था, सारी क्रियाएं अनुकंपी। ठीक है ना। फिर रिजल्ट आ गया, सो हो गया। तो पहले देखा फेल तो नहीं कहीं, ऐसे देखा 4 में डिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है ना। किसी मान लो, फिर आखिरी में देखा, लिखा फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ है बाद। हाँ, तो बोलो, ठीक है ना। वो क्या है, वो पैरासिम्पैथेटिक है। कई बार ऐसा होता था कि बॉडी में कुछ ऐसा हो, कुछ लोगों को तो कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, कभी कुछ लोगों को वॉमिटिंग होने लग जाती है, अलग अलग तरह से होती हैं चीजें, लेकिन हम सबके जीवन में कभी ना कभी ये चीजें हो रही होती है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा नर्वस सिस्टम है हमारा, ये एएनएस, ठीक है ना। इसी को खत्म करते करते एग्जाम्पल के साथ मैं और बताता हूँ इसको फिनिश करता है। देखो, कई बार आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारी जो मनोचित दशाएं होती हैं, मनोचित दशाएं मतलब जो हमारे मन के अंदर चल रही हैं, होती हैं चीजें, उसको लेकर भी कई बार हम बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई चीज आपके साथ अगर हो रही है, तो ऐसा लगता है यार ये पहले भी कहीं ना कहीं हुआ है, ऐसा देखा है मैंने कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इसी कलर की बस, रोड भी यही, उसमें देखो ये कंडक्टर भी वही है। आपके साथ पता है ऐसा कभी नहीं हुआ, आपके साथ तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। लेकिन आपका जो वो एएनएस सिस्टम है ना, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो उन सारी चीजों को प्रिडिक्ट पहले कर रहा है। जो पुराने समय के ऋषि मुनि होते थे वो बहुत लंबा प्रिडिक्ट कर जाते थे। वो आने वाले 15 साल 20 साल तक देख लेते थे क्या होने वाला है। हमारे साथ अब ऐसा नहीं, साधारण इंसान साधारण चीजें देख सकता है, और हर समय भी हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। लेकिन हम, हर व्यक्ति के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। जैसे कोई दोस्त मिलने आया तो लगता है यार ये पहले भी ऐसे आ चुका है, जो बातें कर रहा है लग रहा है नहीं ये पहले ही बोल चुका है। आपके साथ कभी वो पहले नहीं हो, वो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। लेकिन वो चीजें, आपका जो एएनएस सिस्टम है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उन चीजों को पहले से क्या कर रहा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल कभी ना कभी मिलता रहता है हमें अपने जीवन में, है ना। लेकिन साइंटिस्टों के द्वारा आज तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि ये काम हो कहां से रहा है बॉडी में। क्योंकि अगर विज्ञान इस बात का पता लगा लेना कि ब्रेन के इस हिस्से से इस चीज का प्रोडिक्शन हो रहा है, तो उस पे काम करके हम और आने वाली चीजों को समझ सकेंगे। वो फ्यूचर में जाने वाली बात होती है ना कि कल क्या होने वाला है, लेकिन उस चीज का पता आज तक नहीं चल पाया। उसको उसी एनर्जी ने अपने पास क्या रखा है, नियंत्रित रखा। क्लियर है भाइयों। तो यहां से आपका नर्वस सिस्टम का टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी न्यूरॉन सेल के बारे में। न्यूरॉन सेल के बाद हमने बात करी, अगर आपको याद हो तो, सीएनएस के बारे में। सीएनएस में हमने बात किसके बारे में करी, ब्रेन के बारे में। उसके बाद कौन सा, स्पाइनल के बारे में। और फिर जो पीएनएस और एएनएस बचा, फिर हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। क्लियर है, चले आगे। यहां से हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम थे वो समाप्त हो गए। कोई बचा है क्या, देख लो। कंकाल तंत्र बचा है बस, कंकाल ही बचा है ना, मतलब और भी कुछ बचा है, कंकाल ही बचा होगा ना। टोटल हमारे शरीर में 7 सिस्टम हो गए,
ठीक है ना। 7 में से मैं 6 पढ़ा चुका हूँ। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारी अगली क्लास होगी, थोड़ा बहुत हम अभी भी पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लेना उस पर। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फुल प्रूफ किसके बारे में बात करेंगे, हम कंकाल तंत्र के बारे में। लेकिन इसके पहले कि हम नेक्स्ट क्लास में कंकाल के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत हम आज समझ लेते हैं इसके बारे में। हेडिंग करो। कुछ बचा हो तो मुझे बता दो भाइयों, है ना। अपने से जोड़ के मत बता देना कि सर ये बचा। और अब समझ लो बायोलॉजी अब आपका लास्ट लास्ट का फेज है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। इधर देखो, बोर्ड साइड देखो, हेडिंग करो क्या, बोन्स। हिंदी में क्या लिखेंगे, अस्थियां। बातें नहीं करो, क्या लिखेंगे, अस्थियां। नहीं, विसर्जन कर दिया जाएगा। देखो किसके बारे में लिख रहे हैं हम, बोन्स के बारे में, अस्थियों के बारे में। और आपको 206 हड्डियां याद करवानी मुझे, है ना। मतलब जिस दिन आप बोन्स चैप्टर पूरा पढ़ लोगे, उस दिन कोई ऐसे शरीर में हाथ रख दे, बोले ये ह्यूमरस में हाथ मत रखो तुम, तो सामने वाला लगता है तुम पढ़ाई लिखाई करने लग गए, बोले हाँ बिल्कुल कर रहा है, ठीक है ना। तो 206 याद करनी, मतलब बायोलॉजी पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए कि सामान्य बायोलॉजी तो हमें बिल्कुल आनी चाहिए वनडे एग्जाम के हिसाब से। बोन्स क्या है, अस्थियां क्या है, पहले लिख लो अस्थियां क्या होती है, नोट करो। अस्थियां, बोन्स। तो इसके बारे में पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट, यह ठोस संयोजी ऊतक। हिंदी वाले, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है भाई, बोन्स क्या है, तो आप बताएंगे सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस संयोजी ऊतक। पहले इसी लाइन को ही समझ लेते हैं क्या है। देखो, हम इतना तो जानते हैं कि हड्डियां हमारी बॉडी में कैसी हैं, सॉलिड। हड्डियां कैसी हैं, सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड फॉर्म में है ना। इस शब्द में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब सारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, कनेक्टेड है ना। खोपड़ी की हड्डी गर्दन की हड्डी से, गर्दन की हड्डी छाती की हड्डी से, छाती की हड्डी हाथ की हड्डी से, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। और हम 100% ये समझते हैं कि सर बोन्स अगर टिश्यू है, बोन्स अगर क्या है, टिश्यू है, तो हमने पढ़ा है कि टिश्यू जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारी जो अस्थियां होती हैं, ध्यान रखिएगा उसमें कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने टाइप की, 4 प्रकार की। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की पाई जाती है। जैसे इस कमरे में 2 जेंडर के लोग बैठे हुए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 बैठे हुए, एक मेल बैठे हैं और एक कौन बैठे हैं, फीमेल बैठे हैं। ऐसे ही हमारी अस्थियों में, हमारी हड्डियों में कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं, 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। तो अगर कोई ऐसे चलते चलते पूछ कि बताओ सर बोन्स क्या है, हड्डियां क्या है, वैसे हड्डी थोड़ा चिरकुट शब्द हो जाता है, तो थोड़ा इज्जत देने के लिए क्या बोल देते हैं, अस्थियां बोल देते हैं। कोई बोले बोन्स क्या है, और बिल्कुल समय नहीं है तो ऐसे चलते चलते बताओ कि बोन्स टिश्यू क्या है, टिश्यू। अरे पकड़ ले, अरे रुको, ऐसे थोड़ी हो सकता है। कौन से टिश्यू, तो बताओ, कनेक्टिव टिश्यू है। कौन से टिश्यू है, और बैठाई लेकिन नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो भैया। कनेक्टिव टिश्यू तो हमारा ब्लड भी, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो बता देना कि सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, दोबारा मत पूछिए, ठीक है ना। तो बताओ बोन्स क्या है, सभी बोलो एक साथ, क्या बोलोगे, बोन्स आर सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी वाले बोलो, ठोस संयोजी ऊतक। लिख लो, पहली लाइन तो ये लिखी लो। हिंदी वालों ने तो लिख ली ना, इंग्लिश वालों ने भी लिख ली होगी, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम क्लियर होना चाहिए हम सभी को कि अगर ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इसमें सेल के भी कई टाइप पाए जाएंगे। नोट करके लिखो, 4 टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बोन्स। ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार की कोशिकाएं मनुष्य की अस्थियों में पाई जाती है। कितने टाइप की, 4। अब ये 4 प्रकार की जो अस्थियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देखो। पहली होती है ऑस्टियोब्लास्ट, पहले का नाम लिखो, पहली सेल का नाम क्या है,
ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरे का नाम लिखो, ऑस्टियोक्लास्ट। दूसरे का नाम क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट। तीसरे का नाम है ऑस्टियोजेनिक। तीसरे का नाम क्या है? और अब देखो इनके हिंदी नाम नहीं है तो आप हिंदी में भी यही लिखेंगे, ठीक है ना, ऑस्टियोजेनिक। और चौथा नाम है ऑस्टियोसाइट। चौथी सेल कौन सी है? ऑस्टियोसाइट। अब आप ढंग से देखो, इन चारों नामों में एक चीज कॉमन है, ऑस्टियो। क्या कॉमन है? ऑस्टियो। तो मेरे हिसाब से ऑस्टियो आप इंग्लिश में मैथ्स में क्या बोलते हैं जब कॉमन ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे? कॉमन ही बोलते हैं। मैथ्स में कुछ और बोलते होंगे मुझे लगा, ठीक ना। ऑस्टियो को क्या ले लो? कॉमन। अब ऑस्टियो के साथ क्या रखो? ब्लास्ट क्लास्ट जेनिक साइट। सुनो फिर से, ब्लास्ट क्लास्ट जेनिक साइट। बोलो, ब्लास्ट क्लास्ट जेनिक साइट। उल्टा बोलो, साइट जेनिक क्लास्ट ब्लास्ट। सीधा बोलो, ब्लास्ट क्लास्ट जेनिक साइट। अब ऑस्टियो जोड़ो और बोलो चारों सेल के नाम, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोजेनिक। ये चार प्रकार की सेल कहां होती है? हमारे बोन्स में। अब सर इन चारों टाइप की सेल्स में केवल आपको एक सेल का फंक्शन याद रखना, और वो सेल कौन सी है? ऑस्टियोब्लास्ट। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है, ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो अगर हमारी हड्डी टूट गई, कहीं से क्रैक हो गई, हड्डी टूट गई, तो जो हड्डी टूट गई है उस हड्डी को जोड़ने का काम, या उस जगह पर नई हड्डी का निर्माण, ये काम किसका होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ये एमपीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। आप लास्ट ईयर या शायद सेकेंड लास्ट ईयर जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसको उठाइएगा। हड्डी टूटने से संबंधित कोशिका कौन सी है? ये क्वेश्चन आया था फ्रैक्चर से जुड़ी हुई कोशिका का। तो जब भी हमारे शरीर में हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है या हड्डी टूट जाती है, तो उस जगह पर नई हड्डी का जो निर्माण है वो किसके माध्यम से होता है? ब्लास्ट के माध्यम से होता है। तो आप ऐसे याद रखिए कि ब्लास्ट के बाद जो काम आती है वो कौन सी है? ऑस्टियोब्लास्ट। नाम से थोड़ा बेचारी ये कोशिका बदनाम है, क्योंकि नाम क्या है इसका? ब्लास्ट। जबकि इसका काम ब्लास्ट वाला नहीं है, इसका काम ब्लास्ट के बाद वाला है। कि भाई हड्डी टूट गई, उस जगह की हड्डी खत्म हो गई, अब वहां एक नई हड्डी का निर्माण कराना है, तो कौन काम कराएगा? ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर है? काम लिख लो इसका। अगर मेरे पास वो क्वेश्चन है तो मैं आपको भेजता भी हूँ। ये तो ऑस्टियोब्लास्ट तो बन जाएगा वैसे इसमें। बस एक मिनट हो मिल गया तो ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं। बोन सेल, आई थिंक ये क्वेश्चन, which of the following bone cells has the role of formation। चलो यही मान लो, क्या दिक्कत। ये फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफिशियल पेपर जब भी हुआ होगा, जहां भी होगा, इतना क्या दिमाग लगाना। देखो आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो अपने, व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप 46 46 नंबर। और जो व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं है वो आसपास दोस्ती बना लीजिएगा, थोड़ा हमें भी दिखा लो भैया। 46। चलो पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है इस पर। हाँ आ गया है, चेक करो। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन सेल्स, फॉलोइंग वॉलोइंग छोड़ दो, आप केवल काम की चीज पे ध्यान दो। फॉलोइंग बोन सेल्स
तो ये ऑनलाइन वालों को तो दिख नहीं रहा होगा, तो क्या कर सकते हैं, सर्च कर लो तुम लोग, है ना। क्या लिख रहा है, बोन सेल्स हैज द रोल ऑफ द फॉर्मिंग बोन्स। फॉर्मिंग मतलब निर्माण, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, निर्माण। देखो इसमें चारों नाम लिखे, पहला क्या लिखा है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट। क्या टिक मारोगे, ऑस्टियोब्लास्ट। तो अगर फॉर्मिंग बोन की बात करें या फॉर्मेशन ऑफ बोन की बात करें, तो वो जो काम है वो किसका होता है, ऑस्टियोब्लास्ट का होता है। तो बड़े काम की है, बस ध्यान रखिएगा कि इसका काम ब्लास्ट जैसा नहीं है, इसका काम किसका है, फॉर्मेशन का। तो हड्डी अगर टूट टाट जाए तो उसके बाद जो कोशिका रोल प्ले करेगी वो कौन सी करेगी, ऑस्टियोब्लास्ट। और एक बात हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाना चाहिए दोस्तों, कि हड्डियां टूटने के बाद जुड़ती खुद से ही हैं। जो प्लास्टर लगाता है ना डॉक्टर, वो केवल इसलिए लगाता है कि हड्डी सही जगह से जुड़े। जबकि हड्डी जुड़ने का, कहीं से हड्डी टूट जाए किसी की और उस बेचारे को कोई दवाई गोली ना करवाए, तो देखा होगा आड़ी टेढ़ी हड्डी खुद ही जुड़ जाती है, लेकिन जुड़ती वो खुद से ही है। प्लास्टर का मतलब ये है कि सही डायरेक्शन में हड्डी क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो एक बार फिर से टैली करें क्या, बताइए, बोन्स क्या है, बताओ, अस्थियां क्या है, बोलो। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, बताओ बोन्स में कितने टाइप की सेल्स पाई जाती, चार, बिना देखे बोलना है ना, पहला बोलो, क्लास्ट, क्लास्ट, जेनिक और कौन सा, साइट। अब देखो इसमें ये जो ऑस्टियो वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, नोट करो, लिखो, स्टडी ऑफ बोन्स, अस्थियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स, अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोलॉजी। बोन्स की जो स्टडी है हम उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। वैसे कई बार इसे ऑस्टियोपेडिक भी कह देते हैं, ठीक ना। ऑस्टियोलॉजी ये किसका अध्ययन है, ये हड्डियों का अध्ययन। आपने सुना होगा जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हड्डियों के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट या ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, तो ध्यान से सुनेगा, हड्डियों में जो बीमारियां होती हैं, कोई भी बीमारी हो जाए, तो हड्डियों की जो बीमारी की स्टडी होती है उसको बोला जाता है ऑर्थोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे, ऑर्थोलॉजी। ये दूसरा शब्द लिखो, देखो नॉर्मल हड्डी की जो स्टडी है वो ऑस्टियोलॉजी है या ऑस्टियोपेडिक, लेकिन जो हड्डी में होने वाली बीमारी की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी। आप लोगों ने एक तेल का नाम सुना होगा, डॉक्टर ऑर्थो, नाम सुना है ना। उसका प्रचार भी आता है कि पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, पहले मैं सीढ़ियां उतर नहीं पा रहा था, अब मैं अपने पोते को लेके दौड़ जाता हूँ ना, देखो देखा होगा ऐसे ना। उसका नाम, उस तेल का नाम डॉक्टर ऑस्टियो नहीं है, उसका नाम क्या है, डॉक्टर ऑर्थो है। तो अगर ये शब्द भूल जाए तो ऐसे याद रखना कि डॉक्टर ऑर्थो तेल लगा के हड्डी की बीमारी क्या हो जाती है, खत्म। ऐसा बोलते हैं, होता होता कुछ नहीं है ना। तो जो डॉक्टर ऑर्थो है उसमें ऑर्थो में बस लॉजी जोड़ लेना, तो क्या हो जाएगा वो, ऑर्थोलॉजी। अब एक बात बताओ, हड्डी के डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो हड्डी की बीमारी लेके जाते हैं या हड्डी पूछने जाते हैं। अरे किसी हड्डी के डॉक्टर के पास जाओगे तो कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ कौन सी हड्डी होती है, बताना जरा कौन सी होती है, तुमसे आता है कि नहीं आता, बताओ जरा कौन सी होती है, भगा देगा आपको 2 मिनट बाद, ठीक है ना। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, कि हड्डी में किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो भाई हड्डी की प्रॉब्लम क्या है, ऑर्थोलॉजी। तो जो ऑर्थोलॉजी का एक्सपर्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोलॉजिस्ट बोलेंगे उसे। क्लियर है सभी को, चले लास्ट पॉइंट, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, फिर एक कंक्लूजन देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हड्डियों का कुल वजन, टोटल वेट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, या ऐसा लिख लो, अराउंड 14% वेट ऑफ बोन्स इन टोटल ह्यूमन बॉडी वेट, ऐसा लिख लो। अस्थियों का कुल वजन मानव शरीर के कुल वजन का 14% होता है। अगर कोई आदमी 1 क्विंटल का है, 100 किलो का है, ऐसे मान लेना कि 100 किलो में, 100 kg में लगभग उसके शरीर में 14 किलो वजन किसका है, अस्थियों का। आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ब्रेन का वजन मानव शरीर के वजन का 9% होता है।
ऐसे ही याद रखना है कि अस्थियों का जो वजन होता है वो हमारे शरीर के कुल वजन का कितना होता है, 14% होता है। अगर कोई बोले कि आदमी बहुत भारी है, कि बोला कि हड्डियां इसकी लगता है बहुत भारी, नहीं, हड्डी हड्डी भारी नहीं होती है ना। कितना परसेंट है केवल ये, 14%। ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि कभी कभी हड्डियों के नंबर पूछ ले जाते हैं सामान्य सीडी ग्रेड के एग्जाम में, हालांकि अब तो आते नहीं, बट फिर भी याद रखिए। अगर पूछा जाए कि भाई हमारे शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, कितनी बताएंगे, 206 होती है। ये पूरा प्राचीन काल से आप पढ़ रहे होंगे, आपकी खोज के समय से, है ना। कितनी हड्डियां होती हैं शरीर में, 206 होती हैं। हम डिस्क्राइब करेंगे, पूरी पढ़ना हमें 206 की 206, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि भाई जब बच्चा पेट में होता है, फेटस स्टेट में होता है, उस समय हड्डियां कितनी होती हैं, तो बोला जाता है कि लगभग एम्ब्रियो स्टेज में कितनी होती हैं, 270 के आसपास होती हैं, जब भ्रूण अवस्था में होता है, ठीक है ना। जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 300 से क्या होती है, ज्यादा होती है। 300 से ज्यादा हड्डियों के साथ बच्चा पैदा हुआ, और धीरे 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 हड्डियां 300 से कम होते होते कहां पहुंच जाती हैं, 206। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि बचपन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 208। ये फुल जो चपरासी लेवल के पेपर होते हैं ना, उसमें एक बिना सर पाउंड क्वेश्चन आता है, फिर उसको बस ये नंबर्स में कितना लॉजिक्स बना सकते हो। देखो, यंग एज में, एक मेच्योर स्टेज में हड्डियों की संख्या कितनी, 206। पेट में जब बच्चा होता है कितनी, 270। पैदा होने के समय 300। अब यहाँ एक मेन क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में बनता है कि सब एक बच्चा पैदा हुआ तो 300 हड्डी, ये समझ में आता है। और जब वो यंग एज में आया तो 200, बाकी गई कहाँ। हम सबको पता होगा कि हड्डियों में डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन। और हड्डियां आपस में क्या हो रही होती हैं, जुड़ रही होती हैं। तभी तो बच्चों की मालिश वालिश की जाती है, भाई जितनी बढ़िया बच्चों में मालिश की जाएगी, हड्डियां उतनी अच्छी क्या होंगी, जुड़ती चली जाएंगी। और गाँव में तो मालिश का सिस्टम और एकदम खतरनाक लेवल का होता है, ठीक है ना। शहरों में तो फिर भी बच्चों के साथ बड़ा प्रोटेक्शन होता है। गांव में बच्चों की मालिश देखिए आप, बच्चा ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी उसकी, चीख चीख के वो। लेकिन गांव की दाइयां जो होती है ना, एक्सपर्ट होती हैं, 500 बच्चे पैदा करवा चुकी हैं, 1000 बच्चे पैदा करवा चुकी हैं। और कुछ दाइयां तो ऐसी होती हैं, तुम्हारे बाप की मालिश भी हम नहीं करी थी, ठीक, और तुम्हारी भी हम कर रहे हैं, तुम्हारे वाले की भी हम ही करेंगे। 3 पुश्तों की मालिश कर रही होती है कई बार वो, है ना। तो वो मालिश कर करके 300 से कहाँ पहुंचा देती है, 206 पहुंचा देती है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, नंबर आपसे पूछ ले आता है, साइड में लिख लो ऐसे आप इसे, है ना। ये इसलिए नहीं लिख रहे हैं आपकी, आपको याद नहीं है, आप इसे इसलिए लिख रहे हैं कि ये टॉपिक का विषय है, इसे आप नोट कर लीजिए। टोटल बोन्स कितनी, 206। 206 हड्डियां होती एक यंग एज में, मेच्योर एज में। और ध्यान रखिएगा बाकी कुछ नहीं आएगा पेपर में, पेट में कितनी, हाथ, ये कभी नहीं पूछता। बस ये इसलिए है कि कभी कभी जब 4 लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा तू बता बोन का चैप्टर पढ़ के आया है, तो ये उसे कुछ नहीं मालूम इससे ज्यादा। तो बता पेट में हड्डियां कितनी होती हैं जब बच्चा, तो फिर बताना पड़ता है इज्जत बचाने के लिए, है ना। तो जब बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में तो कितनी, 270। अब मान लो कहीं अगर ये लिखा मिल जाए 274, 276, 275, तो लड़ने में लग जाना है ना। 270 से +- 2 हो सकता है उसमें, ठीक है नहीं। पैदा होने के समय कितनी हड्डियां होती हैं, 300 से ज्यादा होती हैं। और मेच्योर स्टेज में कितनी हो जाती हैं, 206। बताइए हमारे शरीर का कौन सा वो भाग है जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, बोलो। अरे इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। हमारे शरीर का वह कौन सा भाग है जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अच्छा क्वेश्चन कर लें, लिखें क्वेश्चन, लिखो जरा क्वेश्चन। लिखो, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज लार्जेस्ट या मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स, लिखो। मनुष्य के शरीर के किस अंग में अस्थियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में अस्थियों की संख्या सर्वाधिक होती है, हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स। फर्स्ट लिखो, पहला ऑप्शन स्कल, खोपड़ी। पहले नंबर में क्या लिखो, स्कल, खोपड़ी। दूसरे नंबर में लिखो चेस्ट, छाती। तीसरा लिखो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। बैकबोन लिख लिया, लास्ट लिखो
लास्ट को कौन बोला था? हाथ, हाथ में लिखिए, हैंड, ह्यूमन हैंड, मनुष्य का हाथ। मैं आपको बता दूं, हाथ मतलब इतना होता है बस, ये भुजा होती है, क्या होती है? भुजा। ये जिम वालों बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होता है, आर्म फोर आर्म। आज आर्म की ट्रेनिंग हो रही है ना, फिर आज किसकी हो रही है? फोर आर्म की हो रही है। सब काल्पनिक बातें हैं, कोई मतलब नहीं होता इससे जीवन से। भगवान ने इंसान का शरीर चीता जैसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसे दौड़ना नहीं। अगर दौड़ने की प्रकृति होती तो चीता जैसा बनाता। हर इंसान के शरीर की अपनी एक फिजिक है, उस हिसाब से हाँ योगा वोगा करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत फिट फाट होना चाहिए, लेकिन वो खतरनाक वाला हो जाए तो मुद्दा है। चलो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? चार ऑप्शन लिख लिया? चलो इसका आंसर लगा लो, फिर जिससे मैं पूछूं बताना, ठीक है ना? अपने हिसाब से जो आंसर होना चाहिए लिख लो, और जिनको नहीं पता वो तो फिर तुक्का, मतलब जय श्री राम, ये है ना। चलिए, आंसर आ चुका है क्या? सभी ने लगा लिया? चलो तो एक प्लेबिसाइट कर लेते हैं। प्लेबिसाइट को सस्ती हिंदी में या सस्ती इंग्लिश में पब्लिक वोटिंग कहते हैं, जनमत संग्रह कहा जाता है, ठीक है ना? कितने लोगों ने इसका आंसर खोपड़ी लगाया? इसका केवल एक ने लगाया, अच्छा दो ने। तो बगल में क्या देख रहे हो? दूसरा हाथ खड़ा करना है कि नहीं? अपना ओपिनियन है, इस कमरे से बाहर बात नहीं जाएगी, टेंशन मत ले, ठीक है ना? जो भी गलतियां करनी है वो इधर ही करनी है, जितना गलत बोलो वो इधर ही बोलो, लेकिन जब बाहर निकलो तो एकदम फ्रेश, कोई कुछ भी पूछ ले गलत नहीं होना चाहिए, है ना? खोपड़ी वाले दो, है ना? दूसरे नंबर में क्या था? क्या था? छाती, चेस्ट। चेस्ट वाले कितने हैं? छाती में सबसे ज्यादा होती है। छाती वालों की संख्या ज्यादा है चेस्ट वाले। और तीसरे नंबर में क्या है? रीढ़ की हड्डी, हाँ। बैकबोन वाले कितने हैं? ठीक। फिर अच्छा वो हाथ बच गया ना, हाथ वाले कितने हैं? ठीक है, हाथ वाले दो, ठीक है ना? अब एक काम करो, मैं इन सब में हड्डियां लिखवा देता हूँ कितनी कितनी होती हैं, आप खुद ही समझ लेना किसका सही है किसका गलत। देखो पहले नंबर में क्या लिखा? स्कल। स्कल में होती 8। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती? 8। और यही तो ब्रेन बॉक्स, आप याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि स्कल की बोनी क्या बनाती है? ब्रेन बॉक्स बनाती है, जिससे हमारा ब्रेन उसके अंदर क्या है? ढका हुआ है। फिर कौन सा लिखा है? छाती, चेस्ट। यहाँ होती 25। कैसे समझोगे? देखो 24 पसलियां होती, 12 दूना 24, और बीच में एक छाती की हड्डी होती स्टर्नम। क्या बोलते हैं उसे? स्टर्नम कहते हैं। तो 12 दूना 24 और एक 25। तो छाती में कितनी होती है? 25 होती। ठीक। फिर क्या था? सीधे रीढ़ की हड्डी आ गए। चलो रीढ़ की हड्डी में होती 26। रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है? 26। गिन लो मेरे साथ, इधर देखो। सर्वाइकल में होती 7, ठीक है ना? सर्वाइकल में C1 C2 C4 हम पढ़ेंगे। सर्वाइकल में कितनी होती है? 7। थोरेसिक में होती है 12, तो 12 और 7 19। लंबर या लुम्बर में होती है 5। ज्यादातर महिलाओं की खिसक जाती है, देखा होगा। कुछ महिलाएं बोलती मेरे L3 में प्रॉब्लम। काहे प्रॉब्लम हो गई? बोले बैठी रहती हूँ दिन भर इसलिए, ठीक है ना? दौड़ भाग, जो कामकाजी आदमी होता है, देखो जितना मैंने सीखा है इस जीवन से, इतना मैंने देखा है, जो कामकाजी आदमी होता है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जीवन में, क्योंकि उसके पास दुख सोचने का समय ही नहीं है। लेकिन जो दिन भर बैठा हुआ आदमी होता है ना, उसके पास दुनिया भर के सांप बिच्छू होता है। आप उससे कभी जाके मिलो बस जाके, और आंटी कैसा, सब कुछ बढ़िया? अरे बोले अरे नरम गरम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे करते क्या हो? कुछ करो तो ना नरम रहेगा ना गरम रहेगा, कुछ करते रहो, ठीक ना? गांव आप जाइए, गांव में जो खेतीहर लोग हैं जो खेती किसानी करते हैं, 70 70 75 75 साल के हैं, और इतना चलते फिरते हैं कि उतना आप चल फिर लो तो कलेजा मुंह को आ जाए आपके, ठीक है? इसका मतलब क्या है? फिजिकली फिट होने के लिए बस उतना करो जो आपके सामने काम है। तो लिख लिया। तो लंबर में कितनी होती है? 5। तो गिनो जरा, सर्वाइकल में कितनी? 7। थोरेसिक में 12, लंबर में 5, तो 12 7 19 और 5 24। सैकरल में 1 और कॉकेक्स में 1। वो डिफ्यूज हो जाती, पता होगा, है ना? तो 24 और 2 कितनी? 26, है ना? आगे चल, नेक्स्ट में क्या लिखा है? इसमें होती 27। हाथ में कितनी होती है? 27। गिनो सभी मेरे साथ। देखो जो ये फिंगर्स हैं इनको बोलते हैं फैलेंजस बोन। क्या बोलते हैं? फैलेंजस। आपकी छोटी उंगली 3 जगह से मुड़ जाती है, मुड़ के देखो मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही। तो जितनी जगह से मुड़ी उतनी हड्डियां हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 चौको 12।
अंगूठा आपका दो ही जगह से मुड़ता है, ठीक है ना। 12 और 2 14, तो उंगलियों में कितनी, 14। ये जो पाम है, जो आपकी हथेली है, इसमें 5 होती है। कितनी होती है, 5। थोड़ा जो सूखा शरीर होता है, देखा होगा, इधर दिखती भी है, ऐसे दिख जाती है, मतलब मरियल टाइप से थोड़ा हिसाब किताब। एक आधा ऐसे मरियल टाइप से दोस्त ढूंढ लो, इधर इधर हड्डियां गिननी है हमें, इधर आओ, आगे से छाती खोलो जा, पसली मिलते हैं फिर आप उसकी, है ना। तो यहाँ कितनी होती हैं, 5। तो 14 और 5 19। और जो हमारी ये रिस्ट होती है, इसे हम कई बार कलाई की जो हड्डियां होती हैं, ठीक ना, इन हड्डियों को क्या बोलते हैं बोलो, रिस्ट कलाई की हड्डियों को क्या बोलते हैं, एनीवन, अरे कोई भी भाई। अरे सुना होगा टार्सल, मेटाटार्सल, पैर वाली, याद आ रहा है कुछ, कार्पल, मेटाकार्पल। तो जो जो रिस्ट की हड्डियां होती हैं उन्हें बोलते हैं कार्पल्स, क्या बोलते हैं। इसमें 8 होती है, कितनी होती है, ऐसे कान के पास लेके ऐसे कलाई घुमाओगे तो किट किट सी आवाज आती है, तो छर्रे छर्रे जैसी होती है। 8, तो गिनो, 14, 5 19 और 8 27। तो अब समझ लो किसका सही और किसका गलत है ना, जो अपने हिसाब से जिन्होंने जो दिया था। और ध्यान रखिएगा सभी में लमसम ही है। जैसे चेस्ट में कितनी है, 25, इधर कितनी, 26, और इधर कितनी है, 27। हम ये मैंने जान के आपको ऑप्शन इसलिए दिया था कि मान लीजिए एक बार ऐसा हो कि ऑप्शन में हैंड ना हो, हाथ हो ही ना ऑप्शन में, तो हाथ नहीं होगा तो फिर किस में लगाएंगे, बैकबोन में लगाएंगे। और बैकबोन भी नहीं है तो किस में लगाएंगे, चेस्ट में। वैसे इतना केबीसी नहीं खेलता पेपर वाला, उसमें से बस इतना याद रखिएगा, शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ होती हैं, हाथ में होती है। क्लियर, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की हम बात करेंगे। डिफ्यूजन के बाद 2 ऐड होता है, पढ़ेंगे हम इस पे। ठीक है भाइयों, थैंक यू वेरी मच।